सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है। आपका मानसिक संतुलन खो गया है, कम से कम आप ना पहले आप जाके इलाज तो कराइए। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार की सियासत में शुरुआती 38 सालों तक सवर्णों का बोलबाला रहा है, तो पिछले 32 सालों से सत्ता पर पिछड़ों का कब्जा है। केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब से जातिवाद की दीवार दरकती हुई नजर आ रही है। इससे जातिवादी सियासत के शूरमा परेशान हैं। वही यही नहीं, वजह है कि बिहार में आरजेडी हो या यूपी में अखिलेश की पार्टी एसपी अकबर एक बार फिर से जातिवाद सियासत को हवा देने में जुटी है। बिहार में आरजेडी 90% हिस्सेदारी की मांग कर रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा लालू नीतीश पर 90% अति पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगड़ा पिछड़ा करेंगे तभी मोदी से लड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखिए, बिहार में एक बार फिर से जातीय राजनीति चरम पर है। आरजेडी 90% की हिस्सेदारी की मांग कर जातीय गोलबंदी में जुटा है, तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश तेजस्वी पर बात कर रहे हैं। कुशवाहा की माने तो सत्ता पर पिछले 32 सालों से 10% लोगों का ही कब्जा बना हुआ है। कुशवाहा के निशाने पर नीतीश और लालू परिवार है। दरअसल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी लाइन से हटकर जगदेव जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लालू परिवार और नीतीश कुमार पर अति पिछड़ों की हकमारी का आरोप लगाया। लोग जगे हुए हैं, जगदेव के लोग जगे हुए हैं। आलोक मेहता वही बोल रहा है जो जगदेव बाबू ने बोला था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का और उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई? सत्ता कहां लिपट कर रह गई है? तो कुशवाहा के 10% वाले बयान को अब आप समझिए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा लगातार अन्य पिछड़ी जातियों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। लालू नीतीश के 32 सालों के शासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुशवाहा कह रहे हैं कि आरजेडी 90% के शासन की बात कहती है, जबकि 32 सालों में बिहार में सिर्फ 10% का ही शासन रहा है। तो कुशवाहा आगे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि अति पिछड़ों की हकमारी की गई है। कुशवाहा के बयान को इस तरह भी अब आप समझ सकते हैं। कुशवाहा कह रहे हैं कि 90 के दशक से पहले सत्ता पर 10% का ही कब्जा रहा, अब भी 10% लोगों का ही सत्ता पर कब्जा है, लेकिन वो 10% बदलकर अब नीतीश लालू की जाति का ही सत्ता पर कब्जा है। खास आबादी का नेतृत्व करने वाले नीतीश लालू भी वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने किया था। मतलब ये कि कुशवाहा यादव, कुर्मी जैसी जातियों पर आरक्षण को हाईजैक करने का आरोप लगा रहे हैं। तो बिहार में जातीय राजनीति को सिलसिलेवार ढंग से भी अब आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं तो देखिए, 1952 से 1998 तक बिहार की सियासत में उच्च जाति का बोलबाला रहा। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक नेता भी सत्ता में आए, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल उस वक्त पूरा नहीं कर सके थे। पिछड़ों में सामाजिक चेतना, संगठन क्षमता का अभाव देखा गया। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन इसी मुख्य वजह थी। और 1990 से अब तक पिछले 32 सालों से पिछड़ों और अति पिछड़ों की ही सरकार है। पिछड़ी जातियों के नेताओं के हाथों में सत्ता की बागडोर है। 32 साल सत्ता में रहने के बावजूद 90% की राजनीति हो रही है,
जातीय ध्रुवीकरण के जरिए सत्ता में रहने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लगाए जा रहे हैं और एक बार फिर से अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति बिहार में होती हुई दिखाई दे रही है और इस राजनीति पर बयानबाजी भी जोर शोर से चल रही है। बढ़ते हैं आगे। बिहार की सियासत में इन दिनों के फैक्टर की चर्चा जोरों पर है। इस फैक्टर के 3 खिलाड़ियों की चर्चा खूब हो रही है जो आने वाले समय में बिहार की सियासत पर बड़ा असर डाल सकते हैं। देखिए बिहार की सियासत के फैक्टर की राजनीति पर विशेष रिपोर्ट। बिहार में कुशवाहा वोटों को लेकर राजनीति तेज हो गई। जेडीयू में बगावत का बिगुल फूंक चुके पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पिछड़ों की राजनीति में लवकुश समीकरण को मजबूती देने का प्रयास तेज कर दिया है। पार्टी लाइन से हटकर कुशवाहा ने पटना में जगदेव जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के 32 साल के शासन पर न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि कुशवाहा समाज की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। मैं पूछना चाहता जब मौका मिला इन लोगों को, मौका मिला 15 साल पहले भी कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी सत्ता को महसूस करने का काम किया, लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उनके। उपेंद्र कुशवाहा के बाद बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया है। वहीं वोट की राजनीति में एक बार फिर समाज को 10 और 90 में बांटने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि आरजेडी ने कुशवाहा वोट बैंक पर नजर डालकर ये जताने की कोशिश की है कि उनकी नजर बीजेपी के साथ जेडीयू के भी वोट बैंक पर है। हमारे लोग जगे हुए हैं, जगदेव के लोग जगे हुए हैं। आलोक मेहता वही बोल रहा है जो जगदेव बाबू ने बोला था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी भी काफी चर्चा में हैं। कई मौके पर बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे कर कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी का भी दावा है कि लवकुश का वोट बैंक बीजेपी के साथ है। बिहार की राजनीति में ये यदि कंफ्यूजन है तो बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाला है। और कोई यदि ये सोचते हैं कि लवकुश समाज हमारा बंधुआ मजदूर है तो वो गलतफहमी निकाल दें। अब लवकुश समाज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीछे चलने वाला है। क्यों चलने वाला है? क्योंकि राम मंदिर की भी स्थापना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया, तो जो राम की पूजा करेगा उसी के पीछे लवकुश समाज चलने का काम करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल की देरी है, लेकिन बिहार में जातिगत राजनीति की गोटियां सेट की जाने लगी है। कोई हक मांग रहा है तो कोई हकमारी की बात कह रहा है। ऐसे में कुशवाहा वोट बैंक को साधने को लेकर कुशवाहा नेता सभी दलों की पसंद बने हुए हैं। न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इधर जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं, तो मुजफ्फरपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से वही राग अलापा है। कुशवाहा ने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, वे पार्टी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं और पार्टी की मजबूती के लिए ही बोलते हैं। कुशवाहा ने कहा कि अगर सीएम बुलाएंगे तो वो जरूर मिलने जाएंगे। मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के सभी सेक्टर का ध्यान रख रहे हैं, उनके नेतृत्व में बिहार अच्छा चल रहा है। लेकिन आगे यह संगठन पार्टी मजबूत रहेगी तभी तो यह काम हो पाएगा। लेकिन अब कोई नई व्यवस्था जिसकी चर्चा अब होती है लोगों के बीच में कि महागठबंधन बना तो पता नहीं क्या डील हो गई। अब डील क्या हुई मुझको नहीं मालूम है, हुई भी कि नहीं यह भी मुझको नहीं मालूम।
तो इसके लिए इतने दिनों से अब बात चल रही है और आम लोगों में भी कंफ्यूजन जा रहा है कि क्या डील हुई, नहीं डील हुई। और इसी बीच बात करेंगे बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, फांसी के फंदे से झूलता हुआ छात्र का शव बरामद किया गया है। गुरुवार की रात से ही छात्र लापता बताया जा रहा था। मोहनपुर ओपी के बाघरा बरियारपुर का रहने वाला था छात्र आदित्य कुमार, जिसका शव बरामद किया गया है। समस्तीपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फांसी के फंदे से झूलता हुआ युवक का शव बरामद किया गया। गुरुवार से ही लापता बताया जा रहा था युवक, और जब छानबीन हुई, छापेमारी की गई तो उस वक्त युवक का शव बरामद किया गया है। गोपालगंज में अंकित हत्याकांड के बाद हुए बवाल मामले में पुलिस ने दिव्यांग, नेत्रहीन और बुजुर्गों को नामजद अभियुक्त बनाया है। नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार के बयान पर बसडीला बाजार के 39 लोगों को नामजद और 211 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया। ये सभी हिंदू समुदाय के लोग हैं। इन लोगों पर 27 जनवरी की शाम अंकित की हत्या के बाद 28 जनवरी की सुबह बसडीला मस्जिद के पास शव के साथ प्रदर्शन करने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के इस एक्शन के विरोध में व्यवसायियों ने बसडीला बाजार को बंद कर दिया है। वहीं नेत्रहीन और बुजुर्गों ने खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पीड़ित लोगों से बात की हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। गोपालगंज के बसडीला गांव में अंकित कुमार की हत्या हुई, उसके बाद पूरे गांव में बवाल हुआ और उस बवाल के बाद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 39 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और दूसरे 11 लोगों को अज्ञात अभियुक्त बनाया गया है। इस एफआईआर में कुछ ऐसे लोगों को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है जो पूरी तरह से दिव्यांग है, आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन पुलिस पर कैसे हमला कर सकते हैं, पत्थर कैसे चला सकते हैं, पुलिस पर जानलेवा हमला कैसे कर सकते हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये सरली देवी है, इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, ये आंखों से देख नहीं सकती हैं, कानों से सुन नहीं सकती हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें भी एफआईआर में नामजद अभियुक्त बनाया है। आरोप है कि पुलिस की वाहन पर और पुलिस पर इन्होंने जानलेवा हमला किया है। हम सरली देवी से ही बात करते हैं, क्या कुछ कहती हैं एफआईआर के बाद। आप बोल। एफआईआर आंख से ना लौकता, हमारे नाम पर दे देले बालू, केस कर देले बालू। उनके बेटे भी हैं, इनसे बात करते, क्या कुछ मामला है पूरा बाबू। हमारा सर ये मम्मी है, ये स्कूल नहीं लोग बुर्बक है, इसको भी केस कर दिए, प्रशासन लोग केस कर दिए लोग। केस कर दिए। आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। हम लोग पर तो हम लोग तो स्कूल में काम करता है, हम लोग स्कूल में काम करता है, स्कूल पुलिस आया है तो हम लोग टेबल वेबल सब सजाता है, बिछौना हम लोग देते हैं, हम लोग कहाँ ही कल के जाते हैं, हम लोग तो स्कूल से सवासे नहीं मिलता है तो उनकी पुलिस है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमको राधा बसोर नाम है। आपके ऊपर एफआईआर हुआ है? जी हाँ सर, हम स्कूल में फुलकुमारी नाम है, हम लोग झाड़ू मारता है, हम सब करनी में है, पैखाना वैखाना साफ करता है। हमको वहाँ पर नाम दे दिया था, वहाँ पर हम लोग नहीं गया था, हम लोग का नाम वहाँ पर दे दिया अथी से, हम लोग स्कूल में है, हम ड्यूटी अपना है। तो आप इन तस्वीरों को देखकर, इनकी बातों को सुनकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने जो एफआईआर की है उसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वो क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बेटा में होमगार्ड जवानों ने हंगामा किया है। दरअसल बेटा में होमगार्ड जवानों की ट्रेनिंग हो रही है और होमगार्ड जवानों ने ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षकों पर पिटाई का आरोप लगाया है। होमगार्ड के जवानों ने ट्रेनर को हटाने की मांग की है। कितने लोग को मारा है? कितने लोगों को? कितने घायल हैं? कितने घायल हैं? 2 हॉस्पिटलाइज हैं। कोई क्या मौत भी है? टोटली अफवाह है। अभी हम लोग हॉस्पिटल जाके देखे हैं, हम लोग पीएमसीएच में वेरीफाई कराए हैं, वहाँ पर भी कोई इस तरह की बात नहीं है। ये अफवाह फैला के लोगों को विद्रोह करने के लिए इस तरह का नए जवान है, उसको मिसगाइड करने के लिए किया गया है। हम लोग देख रहे हैं वो तथ्य क्या है, नोटिस में आ गया है।
पटना के गांधी मैदान में डिफेंस की तैयारी में जुटे युवाओं का जोश देखने वाला होता है, जहां सुबह शाम पुरुष और महिला अभ्यर्थी कठिन प्रैक्टिस कर ठंड में भी पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। अधिकतर अभ्यर्थी वैसे हैं जो कि एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, सीपीओ और बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हैं और सफलता पाने के लिए सभी जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। सभी का एक ही सपना है, वर्दी पहनना है और देश की सेवा करना है। गांधी मैदान में तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। राजधानी पटना में युवा डिफेंस की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं और सुबह शाम गांधी मैदान में अनोखे ढंग से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुबह का वक्त है और गांधी मैदान में अनोखी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये युवा हैं जो डिफेंस की तैयारी करते हैं और अनोखे ढंग से किस तरह से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अभ्यर्थी फिट है कि नहीं, उनका फिटनेस बरकरार है कि नहीं, ये चेक किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप कि ये पेट, छाती, तमाम जो बॉडी पार्ट्स है उसको किस तरह से यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और एक तरह से कहा भी जाता है कि अगर सेना में जाना है, डिफेंस में जाना है तो सीना जो है वो फौलाद वाला होना चाहिए। यही फौलाद सीना जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उसका उदाहरण गांधी मैदान में देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ इसमें पुरुष अभ्यर्थी हैं बल्कि महिला अभ्यर्थी भी हैं और महिला अभ्यर्थी भी देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर एक ही सपना है, देश सेवा में जाना है और सेना बनकर देश में सेवा करना है। तो इस तरह से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जरा हम बात करते हैं, कितने घंटे रोज प्रैक्टिस करते हैं? 2 घंटे चलता है प्रैक्टिस। 2 घंटे चलता जी है। जी। कितने अभ्यर्थी हैं टोटल? अभी तो अभ्यर्थी कम हो गया है, लगभग हमारे ग्रुप डी का अभी बैच था, उसमें हमारे 100 अभ्यर्थी क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, कुल मतलब कौन कौन सी परीक्षा अभी फिलहाल है सर? अभी फिलहाल सीपीओ है, अभी जीडी का एग्जाम चल रहा है, कुछ बच्चा जीडी का भी है। लग रहा है कि मतलब ये प्रैक्टिस जो है कामयाब होगा। जी जी जी, क्योंकि हम एथलेटिक्स हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट 400 मीटर इवेंट है मेरा। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना फिजिकल। जरा अभ्यर्थी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, प्रैक्टिस काफी बेहतर ढंग से हो रहा है? यस सर, बहुत अच्छा कराते हैं सर। क्या बनने का सपना? एसएससी जीडी का कर रहे हैं सर हम लोग तो। और बिहार में? बिहार पुलिस, मध्य निषेध, ये सब का। अच्छा, जो भी मौका मिल जाए, मतलब बिहार पुलिस के अलावा डिफेंस में ही मौका मिल जाए? यस सर, यस सर। मेन रूप से डिफेंस का ही तैयारी कर रहे हैं। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? 2 से 2.5 घंटे सुबह और 2-2.5 घंटे शाम। अभी पेट के बल पर जो है आप लेटते हैं या पीठ के बल लेटते हैं, बॉडी फिटनेस चेक किया जाता है, तो क्या कोई पेन वगैरह भी होता है? नहीं सर, पेन नहीं होता। कोई इंसान अगर आपके ऊपर चढ़ रहा है तो परेशानी नहीं होती? नहीं सर, इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि परेशानी अब क्या होगा सर। आप लोग भी यहाँ पर पसीना बहाती हैं, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है नौकरी के लिए, बताइए। सर बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, मेरा भी यहाँ पे 3-4 दिन हुआ है, अभी जीडी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, सफलता मिल जाएगी ना? हाँ सर, बिल्कुल स्कोप है। हाँ। कौन कौन सी वैकेंसी है फिलहाल आपकी नजर में? मेरे सीपीओ, जीडी, बिहार का एसआई, दिल्ली पुलिस, ये सब है। क्या सपना है सर? बस वर्दी चाहिए। वर्दी चाहिए? हाँ। मतलब वर्दी का क्रेज जो है वो बना रहे? हाँ बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मुस्कान। किस तरह से देश बदलेंगी आप, किस तरह से वर्क स्टाइल आपका होगा जब सेना में जाएंगी या पुलिस में जाएंगी? क्या बनने का इरादा बताइए। अब सर सिर्फ वर्दी चाहिए, अभी तो फिलहाल पे मेरा बिहार पुलिस मद्य निषेध है, तो उसी के लिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ना सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों में बल्कि महिला अभ्यर्थियों में भी वर्दी का जुनून है, चाहे बिहार पुलिस की नौकरी मिले या फिर डिफेंस की नौकरी मिले, लेकिन तैयारी में पीछे नहीं हट रहे हैं। यही वजह है कि सुबह शाम गांधी मैदान में दौड़ लगाने के साथ साथ तरह तरह से प्रैक्टिस करते हुए अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं और इसके लिए इन्हें जीतोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक कि बदन पर वर्दी न चढ़ जाए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। हाजीपुर के पासवान चौक के पास चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से कार में सवार 2 महिला सहित 5 लोग समय रहते कार से बाहर आ गए और सभी की जान बच गई। स्थानीय लोगों ने मिट्टी और पानी से कार में लगी आग को नियंत्रित करने की कोशिश भी की।
थोड़ी देर में औद्योगिक थाना के पुलिस और फायर ब्रिगेड की एक दमकल की टीम भी पहुंच गई। बावजूद इसके आग पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो रहा था। इस बीच हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। चलती कार में आग लगने के कारण 2 घंटों से ज्यादा तक यातायात प्रभावित रहा। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर के रहने वाली 2 महिला सहित 5 लोग दिल्ली से पटना पहुंचे थे। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीर है। जब देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से आग की चपेट में धू-धू कर जलता हुआ यहाँ पर जो है कार जल गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लोग इस पर सवार थे और समय रहते सभी लोग इस कार से बाहर निकल गए, नहीं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति वहां पर हो जाती। और दोनों तरफ लंबी लाइन लग गई गाड़ियों की और करीब 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।